हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने अपना स्टडी का टाइम टेबल बना रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे और डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो सी-टेट के CDP ही सब्जेक्ट की बात होगी और ये प्रैक्टिस सेट 15 है और टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इन टॉप 30 क्वेश्चंस में आपका कितना सही रहता है, कितना स्कोर है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 7 जनवरी 2022 के क्वेश्चन की बात करेंगे, वो सिर्फ CDP सब्जेक्ट के ही बारे में और 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत कम समय में व्याख्या के साथ समझाने की मैं कोशिश करूँगी और कोशिश यही रहेगी कि 30 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जाए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए, ये हो गई बातें बहुत सारी, शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न हैं और किस प्रकार से प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। और आपको एक प्रकार का ये अनुमान लग जाएगा, आउटलाइन भी आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन लगभग 2 सालों से। सी-टेट के जो पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पहले बनते थे अब में बहुत अंतर है, तो उसी के हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और कुछ मॉडिफाइड तरीके से चीज़ों को पढ़िए। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो आपको पता है अभिकथन से और तर्क से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न यानी कि 3 प्रश्न आपको लगभग मिल जाते हैं CDP में केवल, ठीक है। तो चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में कथन से और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। असर्शन और समझ लीजिए रीजन आपको एक अच्छे तरीके से समझना है और पढ़ना है। तो देखिए, पहला देखते हैं कि अभिकथन क्या कहा जा रहा है कि एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। तर्क क्या है कि व्यक्तियों में विकास विभिन्न दरों पर होता है। तो ये बात सही है, तर्क भी सही है ये कि जितने भी व्यक्ति हैं पृथ्वी पर उपस्थित हैं सभी में जो विकास है वो एक समान नहीं है। आपको पता है कि कुछ बच्चे 11 महीने में चलते हैं, 15 महीने में, कुछ बच्चे 9 या 10 महीने में भी चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो है कथन जो है वो तर्क को सही साबित कर रहा है। जैसे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ये एक दूसरे को मत को सही साबित करते हैं। आगे देखते हैं विकास निम्न में से किस पर निर्भर है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात हो रही है। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, इस प्रकार के कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करके जाएं। और ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर वीडियोज़ अपलोड हैं टीचर सक्सेस चैनल पे, खासकर CDP के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके अपने कन्फ्यूजन को दूर करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट आपने प्रीवियस ईयर बहुत हल किया लेकिन जो आपका 1 नंबर का जो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने खुद ये एनालिसिस किया है एग्ज़ाम के टाइम में कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया और प्रीवियस ईयर भी अच्छे से किया और अपना जो सिलेबस है उसमें भी हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो 1 नंबर का कन्फ्यूजन होता है वो हमारा 2 नंबर ले जाता है, 1 से 2 नंबर ले जाता है। तो वो कन्फ्यूजन मैं चाहती हूँ आप न करें, वो गलतियाँ न करें एग्ज़ाम के टाइम में। तो देखिए, दूसरा क्या है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर रहता है। अनुवांशिक बनावट, सही बात है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे व्यवहार, हमारे माता पिता से जो हमें मिल रहे हैं अनुवांशिक गुण, वो उस पर भी हमारा विकास निर्भर करता है। भौतिक वातावरण, हमारे आसपास पड़ोस में किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, ये भी प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसके बारे में आपके भाई गुत्स साहब जी कहते हैं। तो सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो ऑप्शंस के हिसाब देखेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों कारक इम्पॉर्टेंट हैं, निर्भर करते हैं डेवलपमेंट पे। आगे देखते हैं, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। प्रतीकात्मक खेल की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि प्रतीकात्मक खेल और संज्ञानात्मक विकास, इन दोनों की बात, इसकी बात तो आपके पियाजे साहब जी कर देते हैं। अगर आपने उनके सिद्धांत पढ़े हैं तो आपको पता है कि किस प्रकार से सॉल्व करना है ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस उनकी अवस्थाओं के हिसाब से नहीं दिया है, अवस्थाओं के हिसाब से दिया है, जो विकास की अवस्थाएं हैं। तो शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा,
प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है संज्ञानात्मक विकास का समर्थन करता है प्रतीकात्मक खेल, जो कि खेल खेल की विधि से हम लोग सीखते हैं कि बच्चा सीखता है कि हाँ, ये जो इस प्रकार की जो आकृति है, मान लीजिए ये चाबी है या कुछ भी है, पेन है, तो उसमें क्या है, संज्ञान आता है बच्चे में कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप बच्चे को एक बार पेन दे दिए तो उससे कुछ भी करे, लेकिन उससे लिखना या कुछ तो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो संज्ञान उससे जुड़ जाता है, जो प्रतीक बनते हैं खेल खेल में। आगे देखते हैं अगला क्या है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। ये समझ लीजिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। जैसे पियाजे साहब, वाइगोत्स्की साहब और आपके कोहलबर्ग साहब बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुके हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। उसी तरह ये जो क्वेश्चन है ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। और आपको पता है सामाजिक संस्था की बात कर ली जाए तो वो हमेशा परिवार ही होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है परिवार में जन्म लेता है और समाज की सबसे पहली जो सीढ़ी वो चढ़ना शुरू करता है। जो सीखना सबसे पहला जो शब्द होता है वो सीखना परिवार से ही सीखता है, बच्चा शुरू करता है। जैसे कि माँ बोलना, पापा बोलना, इस तरह से वो परिवार से ही सिखाया जाता है। तो सामाजिक संस्था सबसे पहले वो बच्चे के लिए परिवार ही होता है। आगे देखते हैं अगला क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे। एक 5 वर्ष के बच्चे यह तर्क करने में विफल रहती है, या बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है। 5 वर्ष की बच्ची है, वो क्या नहीं कर पा रही है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण यानी कि पतले गिलास में एक जोड़ी बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। पियाजे के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो पियाजे के अनुसार इस ऑप्शंस को देखना है और क्वेश्चन को पियाजे साहब के जो अवस्थाएं हैं, जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से सोचना है आपको। तो यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। जहाँ नकल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो अवलोकन करने की बात हो रही है, नकल करने की बात नहीं, अनुकरण करने की बात नहीं है। प्रतीक का इस्तेमाल यहाँ में कोई बात नहीं है। निर्देशित व्यवहार, उसको कुछ रूल्स नहीं पहले बताए गए हैं। अगर रूल्स बताए गए होते तो बच्चा पहले से पकड़ लेता कि क्यों जो है पानी को किसी भी आकार के बर्तन में डाला जा रहा है तो उसका आकार घट बढ़ रहा है, ठीक है। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का। तो यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ये रिवर्स थिंकिंग नहीं रख पा रही है बच्ची, क्योंकि उसने एक छोटा सा मान लीजिए गिलास है, उसमें पानी भरा गया, फिर वही एक बड़े से गिलास में पानी भरा गया तो उसका आकार कम हो गया, इससे भरा हुआ था। तो ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है, रिवर्स नहीं कर पा रहा है कि ये, अगर बच्चा रिवर्स ही अपनी थिंकिंग नहीं कर पाएगा, पीछे की बातों को नहीं सोच पाएगा, तो वो सीखेगा क्या। तो यानी कि जिस अवस्था में मान लीजिए यहाँ पे अवस्था से दे देता, यहाँ जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दे देता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे देता, ऑप्शंस में चारों अवस्थाएं दे देता, तो आप किस में लेके जाते हैं इसको, प्रतिवर्ती सोच किस में नहीं होती है, किस अवस्था में। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती सोच नहीं होती है। बच्चा पीछे की चीज़ों को नहीं रिवर्स नहीं कर पाता है। वो ये नहीं जानता कि अगर व से क बना दिया गया तो फिर मिटा के इसको व प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो ये रिवर्स थिंकिंग बच्चे में नहीं होती है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसके पियाजे साहब बात करते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में बैठेंगे तो हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को टाइम टेकिंग और लेंदी क्वेश्चंस कहा जाता है। लेकिन आपके पास अगर कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी ना रहा 1% का तो आप अच्छा कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि 30 में तो 30 नहीं, ऐसा तो नहीं 28 29 हम नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आपने अच्छी से तैयारी की है तो। बहुत बच्चों ने, यानी कि मैंने खुद 27 CDB में इस बार अबव किए थे। तो अच्छा लगता है, बस आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए और सेल्फ स्टडी ज़रूर करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे अच्छा क्या प्रैक्टिस हल करते रहिए और प्रीवियस ईयर हल करते रहिए। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारे संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है। हमारे सोचने, तर्क करने की क्षमता में बदलाव किसके द्वारा होता है, वो भी वाइगोत्स्की साहब के अनुसार। और ये जानते हैं आप कि जब भी वाइगोत्स्की साहब की बात कर ली जाए तो हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के बारे में आप सामाजिक अंतःक्रिया की बात ये करते हैं। और उसी वर्ड को, जो कीवर्ड आप कहते हैं ना, कीवर्ड सामाजिक अंतःक्रिया को ध्यान में रख कर तब वाइगोत्स्की साहब के प्रश्नों को हल करें। अगर पांड ने पूछा जाए, ZPD ने पूछा जाए तो देखते हैं, इनाम से उनकी संक्रियात्मक और तर्क में बदलाव हो जाता है सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, स्कीमा की और संज्ञानात्मक
द्वंद्व के। देखिए इनाम यानी कि रिवार्ड यानी कि रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। रिवार्ड या इनाम दोनों का इंग्लिश हो गया, रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उसका नाम अलग अलग दे दिया है। तो इनाम की बात तो ये करते नहीं हैं वाइगोत्स्की साहब। स्कीमा और संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात जो करते हैं वो पियाजे साहब करते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन बचा जो कि सही है, सांस्कृतिक उपकरण द्वारा। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चा अपनी संस्कृति अपने समाज में रहकर सीख पाएगा वो कहीं नहीं सीख सकता। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थिंकिंग की बात हो जाती है, जहाँ पे बच्चा तर्क करना सीखता है, वहाँ उस विकास की बात हो रही है। तो भाषा भूमिका निभाता है मुख्य, संगठन, परिपक्वता या संतुलन। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए वो भी वाइगोत्स्की साहब के हिसाब से, तो जो सही ऑप्शन है वो पहला है, भाषा। अब देखिए वाइगोत्स्की साहब ने एक जो है स्टेटमेंट दिया है, वो कन्फ्यूजन है, मान लीजिए कन्फ्यूजन तो रहना ही है। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सही है। वाइगोत्स्की साहब जी क्या कहते हैं? पहले भाषा है तब विचार है, पहले भाषा है तब विचार है, या पहले विचार है तब भाषा है? कौन सी बात करते हैं? पहले की बात करते हैं या दूसरे की बात करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? पहले विचार है तब भाषा है, या पहले भाषा है फिर विचार है? इस प्रकार से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्योंकि ये जो है कन्फ्यूजन वर्ड जो होते हैं वो उस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। सकारात्मक शिक्षक छात्र कक्षा की विशेषता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले एक टीचर की जो क्लास होगी वो किस प्रकार की होगी? प्रगतिशील कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित कक्ष। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड होती है एजुकेशन, लेकिन टीचर सेंटर्ड नहीं होगी, तो शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं होगा। व्यवहारवादी पाठ्य पुस्तक और प्रगतिशील कक्षा कक्ष। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि व्यवहारवादी और पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष जो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में आ जाएगा। प्रगतिशील जो कक्षा होगी उसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जिसको आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहते हैं, वही बात हो रही है। आगे देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास होगी उसमें स्टूडेंट किस प्रकार से रहता है? अपने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखता। आगे देखते हैं। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं कोरी पट्टी हैं, यानी कि कोरी पट्टी की बात एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम आप बताइएगा। मैं स्टेटमेंट बोल दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि बच्चे का जो मन होता है, दिमाग होता है, वो कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि कुछ भी उन्हें सिखाया जा सकता है। ये किसने कहा है और इसका अपोजिट किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। आगे देखते हैं। और अगला क्या है कि निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण। निष्क्रिय रूप से अनुकरण अनुसरण नहीं करना है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अगर सक्रिय रहेगा तभी बात बनेगी और यही सही होगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं और बच्चे जो हैं, बालक जो हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। वो ये कथन किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुनने यानी कि स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा के सिद्धांत के अनुसार, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सी वो स्टेज है, कौन सा वो अभिविन्यास है जिसमें व्यक्ति सभी नियमों को, जो भी समाज में नियम चल रहे हैं, उनको एक तरफ रख कर खुद नैतिकता का आगाज़ करता है, खुद नैतिकता के मूल्यों पर चलता है। जो भी उसके पास सामने सिचुएशन है उसको छोड़कर नैतिक रास्ते को चुनता है। तो ये देखना है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। आई होप आप प्रश्न समझ पा रहे होंगे। अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अभिविन्यास। अच्छी लड़की और अच्छे लड़के में अभिविन्यास में ये हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है ये हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सामने जो व्यक्ति हैं उनको मुझे इम्प्रेस करना है। एज ए जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि मैं मम्मी के सामने इम्प्रेस करूँ कि मैं बेहतर हूँ, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, रटेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन सीख लेंगे ABCD अच्छे से। तो
वो क्या है, अच्छा और अच्छी लड़की का, जिसमें नियम कानून मतलब नहीं रखता, उससे किसी को दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें अच्छा करना है, अच्छे पॉजिटिव, ताकि हम उनके सामने अच्छा बन पाएँ। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तर्क करने की बात हो रही है और कुछ नैतिक सिद्धांत को वो खुद चुन रहा है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास नहीं होगा, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यही चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोहलबर्ग की जो नैतिक अवस्थाएँ हैं वो बहुत ही बड़ी है और अच्छे से उनको पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। अगर हम उस पे बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और इस प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे, सो डोंट वरी, हम कन्फ्यूजन को क्लियर करते रहेंगे डे बाय डे। हार्वर्ड गार्डनर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया इस बार। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जो दूसरों की मंशा, भावना और व्यवहार को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो इन्होंने कहा कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। अगर सभी जो है वातावरण एक साथ मिल जाए तो सारे जो उनकी सीखने की क्षमता है वो सभी एक जैसी हो सकती है, एक ही व्यक्ति में आ सकती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे की भावना को समझ पाए, व्यवहार को समझकर अपनी प्रतिक्रिया को दे, तो वो कैसा होगा, प्रकृतिवादी तो होगा नहीं, अस्थानिक भी नहीं होगा। अस्थानिक वो होते हैं जैसे कार्टूनिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कार्टून बनाते हैं, लेकिन उनका जो ये होगा कि उनका जो चेहरा है वो चेहरे के हिसाब से ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि नाक की जगह मुंह कर देंगे और मुंह की जगह नाक कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो स्थानीय की मैपिंग जो होती है, मैप जो होता है उसमें भी क्या होता है कि मैप में ये होता है कि स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक की बात हो सकती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं इंग्लिश बता देती हूँ इन सब की, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। देखते हैं इनका जो इंग्लिश है वो क्या है। देखिए, तो अंतर्वैयक्तिक की बात कर ली जाए तो जो अंतर्वैयक्तिक है वो आपका इंटरपर्सनल इंग्लिश में है, पर्सनल लिख लीजिएगा। और अंतःवैयक्तिक जो है वो इंट्रा पर्सनल है, इंट्रा पर्सनल। ठीक है, तो अंतःवैयक्तिक वो व्यक्ति होगा जो अपनी बात को इस प्रकार से घुमा फिरा के रखे कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो प्रभावित हो जाए उसकी बातों से। लेकिन अंतर्वैयक्तिक में ये होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी भावनाओं को इस प्रकार से समझ ले कि वो आपको अपने प्रकार से हैंडल कर ले। जैसे कि अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या कभी भी कपड़े खरीदने गए होंगे दुकानों पर, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो बातें होती हैं कि 700 में चाहिए, नहीं 400 में दे दीजिए, तो वो वाली बात जो हो जाती है वो अंतर्वैयक्तिक की हो जाती है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को समझ, जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बातों को करते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझ लेते हैं पहले से कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये मुझसे इम्प्रेस होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार का इस व्यक्ति का विचार है कि मैं इसको इम्प्रेस कर सकता हूँ और अपने बिजनेस में ला सकता हूँ। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंधित जो प्रश्न है, ये प्रश्न यही है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, जिसको हम इंटरपर्सनल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वो किस प्रकार से, अब ऑप्शंस देखते हैं। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। सही बात है, अपनी भाषा में बच्चा नहीं बोलेगा तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा आपके सामने, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन्हें जुर्माना लगाना सही नहीं है, ये कहीं भी नहीं लिखा और ये सच में भी नहीं सही है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये तो सीडीपी कहता ही नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानता कि आप अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा मातृभाषा में नहीं बोलेगा तो वो आप अपनी बात को आपके सामने रख कैसे पाएगा और आपकी बात को समझ कैसे पाएगा। उसके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मातृभाषा इंपॉर्टेंट है। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक की, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? आप समझ पा रहे होंगे कि अधिकतर जब गिफ्ट दिए जाते हैं बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टीज़ में, तो बच्चों को कार या कुछ ऐसे खेलने के चीज़ दी जाती है जो यांत्रिक चीज़ों से संबंधित, बिजली उपकरण से संबंधित या किसी दूसरे तरीके से। लेकिन लड़कियों को हमेशा गुड़िया और चित्रकारी यानी कि जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि गिफ्ट में हम उन्हें
सिलाई कढ़ाई की चीज़ें दे देते हैं इस प्रकार से। तो ये जो है क्या दर्शाता है? जेंडर स्थिर, देखिए जेंडर ब्यास से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये वहीं से संबंधित है। जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात, जेंडर सशक्तिकरण। देखिए इंग्लिश बता दूं मैं आपकी, जेंडर स्थिरता की बात कर ली जाए तो ये जेंडर कंसिस्टेंसी हो जाएगा, और जेंडर समता की बात कर ली जाए तो जेंडर इक्विटी हो जाएगा। तो जेंडर इक्विटी वहाँ होगा जहाँ दोनों की समान बातें होंगी, तो यहाँ समान बातें होनी नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पक्षपात हो जाएगा जेंडर ब्यास, जिसकी बात हम सभी लोग करते हैं और इससे प्रश्न पूछता है, यही तीसरा ऑप्शन सही है। सशक्तिकरण तब होता है जब हम इम्प्रूव करते हैं कि नहीं, लड़कियां भी एक दूसरे के जो लड़कियां हैं लड़कों के बराबर हैं, समान हैं, तो वहाँ पे बात हो जाती है, तो जेंडर सशक्तिकरण की बात होती है। लेकिन पक्षपात हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है, अपने मन से नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने की प्रतिक्रिया को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा है वो अपने आप से बात कर रहा है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रीय को बढ़ावा दे रहा है। नहीं, उसको हतोत्साहित तो आप मत करिए, समझ लीजिए निगेटिव जहाँ पे वर्ड आए ना उसको तो पहले फेंकिए, वो होगा ही नहीं। हतोत्साहित इसमें भी दिया, हटाइए। अब आ गया दो ऑप्शन जो सही है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे वह स्वनियमन सुधारित होता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखिए यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये लास्ट में आके नेगेटिव हो गया, जो कि चौथा नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा आप अपने से बात कर सकते हैं, ताकि बच्चा एक जो कोई चीज़ सोच रहा होगा इसीलिए तो आपस में बात कर रहा है, आप जिसे वाइगोत्स्की साहब निजी भाषण कहते हैं, है कि नहीं। आगे देखते हैं निजी भाषा, और पियाजे साहब जी क्या कहते हैं, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, को अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो जाके ढूंढिए खुद से, या चैनल पर विजिट करिए, ऑलरेडी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चंस को बहुत ही क्लियरली ले और बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। ये बात सही है कि अधिकतर टीचर यही करते हैं कि हम इसलिए प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज हमने सिखाया है बच्चे को वो उसको कितना आया है। तो ये बात तो सही है, तो ये होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव ही सही होगा। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। जब हम ऐसे वाद विवाद वाले प्रश्न रखते हैं तो बच्चा उसमें वाद विवाद करते हैं और तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष देखते हैं। सही है ये भी। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है, आपको पता है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार आप हल करेंगे ये बात हो जाती है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन इसमें सबसे जो कम सही है उसको आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो सही है, विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चे जो चिंतन करने की उनकी क्षमता है वो आगे बढ़े, प्रोत्साहित करेंगे समालोचन। सबसे कम जो है विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, तो ये सबसे कम है क्योंकि ये तो रीज़न है कि हम जानना चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आज हमने जितना भी सिखाया उसमें से कितना सीखा है, लेकिन हर बार यही रीज़न हो ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, अ, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, सख्त नहीं शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र चाहिए, वो भी सख्त नहीं, लचीलापन चाहिए हमेशा। तो ये तो पहले ही हट गया, 3 ऑप्शन बचे। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में एक सभी प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में रखा जाता है और अलग अलग नियमों से पढ़ाया जाए, अलग अलग विधियों से पढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, ये सारे डिसेबिलिटीज़ हैं। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, सभी लोगों ने रटा है और आई होप आप जान पा रहे होंगे इसमें क्या बात हो रही है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया, जिसमें जो व्यक्ति होगा वो गति समन्वय नहीं कर पाता है, उसके निर्णय और स्मृति और संज्ञानात्मक कौशल जो होती है उसमें समस्याएं होती हैं, वो जो है तालमेल नहीं बिठा पाता। जैसे कुछ
कॉन्फिडेंट होता है बच्चा। अगर नॉर्मली हम और आप हैं तो क्या करेंगे, जब हम अपनी बात को रखेंगे तो क्लियरली रखेंगे और उसके सामने बेधड़क बोलेंगे, पूरे प्रूव करके बोलेंगे कि ये बात सही है, ठीक है। जिस व्यक्ति में हाथ और आँख के तालमेल संतुलन में निपुणता नहीं होगी, शारीरिक बनावट ठीक नहीं होगी, वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को तर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसमें डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अच्छे से, उनके सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। ब्लैक बोर्ड जब देख ही नहीं पा रहा है तो ब्लैक बोर्ड क्या, उसे स्कूल के अलग संकाय में दाखिला दें। अलग संकाय में दाखिला क्यों देंगे कि समावेशी शिक्षा है, समावेशन की बात हो रही है, तो आप अलग क्लास में दाखिला नहीं दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े ताकि बच्चा छू छू के उसको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ सके, आपकी व्याख्या से कनेक्ट करके। आगे देखिए, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। निगेटिव है, एक प्रकार का क्या है, ये निगेटिव प्रश्न है। किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए से प्रश्न पूछ रहा है। और जनजाति समुदाय हैं, जनजाति बच्चे वो जो जिन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिलती है खान पान की, और ना ही रहने उठने बैठने की, और ना ही एक शिक्षा की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ये बात सही है, ये तो करना है। बचना किससे है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। प्रासंगिक कहता तो सही होता, अप्रासंगिक है जो कि नहीं सही है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से बचना है कि बच्चों को उनके जीवन के प्रति प्रासंगिक होना है आपको, ऐसा नहीं कि अप्रासंगिक कुछ भी हम बच्चे को बोल दे रहे हैं क्योंकि बच्चा हमारे एरिया का नहीं है, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे टीचर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ें दी गई हैं और उसमें एक युग्म दिया गया है, तो उसको चूज़ करना है। आसान है ये बहुत ही। ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। ध्यान न्यूनता वो जो बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता है चीज़ों को, ठीक है। लंबी अवधि की फिल्में दिखाना, गलत हो गया। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी में लिप्त रखें। स्वलीनता वो हो जाता है जो बच्चा अपने समाज में इन्वॉल्व ना होकर खुद में ही रह जाता है, कि वो खुद के बारे में ही सोचता रह जाएगा, कि स्वलीनता जिसे कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, हम जितना हो सकेगा एक ही समय सारणी देंगे ताकि बच्चा उसमें क्या हो, बिजी रहे। आगे देखते हैं। अच्छा, ये अभिकथन किस प्रकार से लिखा गया। अभिकथन की बात हो रही है, तो शिक्षक, ये अभिकथन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लिखा गया टाइपिंग में गलत है। देखिए अभिकथन, अभी में आप इधर से भी कर लीजिएगा, ठीक है, और कथन को मिला दीजिएगा। अभिकथन ये है कि शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बात सही है, अभिकथन तो सही है। अब देखिए तर्क क्या है, तर्क सही है कि नहीं। तर्क कह रहा है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। आपको क्या लग रहा है कि तर्क सही है। देखिए, अगर सीधे जो हमारे पास ज्ञान है, अगर बच्चों को सीधे स्थानांतरित करना है, बस बता देना है, तो हमें व्याख्या विधि की क्या ज़रूरत है, खेल विधि की क्या ज़रूरत है, भ्रमण विधि की क्या ज़रूरत है। इतने मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो विधि दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है, अगर सीधे सीधे जो है स्थानांतरण कर देना है। तो आप समझ गए होंगे कि कथन तो सही है लेकिन तर्क सही नहीं है, ठीक है। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उनके जो ऑप्शन होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, यही ऑप्शन सही होगा। ये ए हो जाता है और ये आर हो जाता है, तर्क हमेशा आर रहेगा, अभिकथन ए रहता है। तो ए सही है और लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं, विद्यार्थी निम्न में से किस से ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक होगा। जब उनको क्लियर ही नहीं होगा तो वो निर्णय कैसे लेंगे। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जिसके बारे में बच्चा जानता ही ना हो, उसके बारे में आप पढ़ाएंगे। जैसे कि आप एज अ टीचर आप पढ़ रहे हैं रीइंफोर्समेंट,
पियाजे साहब के सिद्धांत, वाइगोत्स्की साहब के सिद्धांत, अब यही रीइंफोर्समेंट जाके बच्चे को पढ़ाया जाए तो क्या बच्चा समझ पाएगा? वो तो पूरी तरह से अपरिचित है, अज्ञात है, तो वो नहीं समझ पाएगा और अब अस्पष्ट है, अप्रासंगिक भी है उसके लिए, जो उनकी वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। परे कहाँ से आ गया? परे है, ठीक है, लिख लीजिएगा और इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है टाइपिंग के वक्त। तो जो ज्ञान का निर्माण बच्चे तभी करते हैं जो वो पहले से जान रहे होते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित उनके पास जो नॉलेज होती है उसी से संबंध बना के नई चीज़ों को बच्चा सीखता है। और ये पहला ऑप्शन इन तीनों से बहुत बढ़िया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव है साहब। तो देखिए, संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में पूरी तरह से बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, टीचर सक्सेस चैनल पे अपलोड की गई हैं और बहुत ही कम समय में प्रश्न और व्याख्या दोनों दी गई है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है, सारे काम दिमाग से किए जाते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत ही समझ लेकर आती हैं, बात तो सही है। विद्यालय आने से पहले जो बच्चा है वो अपनी संस्कृति से बहुत कुछ लेके जाता है स्कूल में। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित, परिष्कृत हो जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत है दूसरा। देखिए, सही तो चारों ऑप्शन है लेकिन सबसे ज़्यादा कम वजन जिसका है वो दूसरे ऑप्शन का है। इसमें कह रहा है कि सीखने का सभी कार्य उनके दिमाग से किया जाता है, तो ये तीनों इतने परफेक्ट हैं कि इनको गलत नहीं साबित किया जा सकता। तो इसीलिए हम दूसरे ऑप्शंस को मान लेंगे कि सभी सीखने के जो सभी कार्य हैं वो उनके दिमाग से नहीं किए जाते। सभी कार्य, अधिकतर कार्य दिमाग से किए जाते हैं, लेकिन किसी की सहायता करनी है, किस प्रकार से सहायता करनी है, वो हमेशा हम माइंड से नहीं करते। जैसे किसी को एक गिलास पानी चाहिए तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उनको लाके गिलास का पानी दे देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो हम दिमाग से नहीं करते। मतलब अब इस ऑप्शन में यही है तो हमको यही चूज़ करना है। फिलहाल ये भी ऑप्शन कुछ ज़्यादा सही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके। ये बात तो सही है कि अगर एक लेसन है, करिकुलम है, उसको कई प्रकार से हम बच्चों को समझाएंगे तो सही बात है। असफलता नहीं, इसमें तो सफलता की बात है, तो ये सही है, इसलिए ये नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, बाल केंद्रित गतिविधियाँ होनी चाहिए, ये सही है। असफलता जो है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना है, तो सही है। लेकिन असंदर्भित पाठ्यक्रम, संदर्भित पाठ्यक्रम होना चाहिए, असंदर्भित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब पाठ्यक्रम ही कंफर्म नहीं होगा, अगर आपको सीटेट के एग्ज़ाम के पहले सिलेबस न बताया जाए और सीधे एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह से असंदर्भित पाठ्यक्रम होगा तो बच्चे की असफलता निश्चित है। आगे देखते हैं, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। आपको पता है सही बात कौन सी है कि प्रभावी अधिगम तभी होगा जब शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों क्या हो, क्लास में सक्रिय हों, एक्टिव हों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल। तो देखिए, अधिसंज्ञानात्मक कौशल आपके लिए नया नहीं है, आपकी सिलेबस में है। तो इसको मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ये किस प्रकार के हैं? ऑप्शंस देखते हैं। चिंतन और अधिगम का नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत है। केवल विषय वस्तु को रटने की बात तो कोई नहीं करता। ये अधिसंज्ञानात्मक कौशल ही नहीं, कोई भी कौशल, कोई भी विधि रटंत विद्या को नहीं मानती। चौथा देखते हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाता है। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन और अधिगम को नियमित करता है, यानी कि सर्टेन करता है, उनको प्रूव करता है कि इम्प्रूव करता है कि ये जो अधिगम है वो सुदृढ़ है, सही है, स्थिर है। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं। जब सीखेंगे तो गलती तो करेंगे ही ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। देखिए, आप उसकी गलती को अगर आप इनाम देने लगेंगे या उसको सज़ा देने लगेंगे तो बच्चा या तो मोटिवेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव या डीमोटिवेट हो जाएगा जो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ये नहीं होगा आंसर कि आप गलती पे बच्चे को सज़ा दें और इनाम दें, तो ये सही नहीं है।
त्रुटियों पर सज़ा देने का हक तो आपको दिया ही नहीं किसी ने। वो सीडीपी ने, शिक्षा मनोविज्ञान में एज ए टीचर आप किसी को सज़ा नहीं देते क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं वहाँ पे। तो इनाम, गलती पे इनाम तो कोई नहीं देगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। यही ऑप्शन सबसे परफेक्ट है और यही पूछा भी जा रहा है कि गलती जो हो रही है बच्चों से उस पर बातें की जाए और बच्चे के साथ उस कन्वर्सेशन किया जाए कि ये जो गलती है वो किस प्रकार से सुधारी जा सकती है और उसको एक अर्थपूर्ण निश्चित तरीके में बदला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेग की प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। देखिए, संवेग और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है आपके विलियम मैकडोगल साहब ने दिया है और इन्होंने इस पे इतनी अच्छे से चर्चा की है जिसमें क्रोध, युत्सा, बहुत सारी चीज़ों पर बातें हो जाती हैं। तो ये संवेग और प्रवृत्ति का संबंध पूछा जा रहा है इसमें अधिगम और लर्निंग और सूचना प्रसंस्करण में। ठीक है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। ये बात सही है, ये प्रभावित होते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो संवेग, हमारा संवेग पॉजिटिव वाला संवेग आता है। हम बहुत ही मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ आ गई। तो संवेग काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, संबंध तो तीनों में अच्छा है। तो सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप में प्रभावित करते हैं। ये कौन सी बात हुई, सकारात्मक जो चीज़ें होंगी वो नकारात्मक कैसे हो जाएंगी। अगर ऑप्शन ही नहीं जम रहा है, 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अदर पे बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय की बात कर ली जाए, संप्रत्यय क्या है, तो संप्रत्यय की बात कर ली जाए तो ये एक प्रकार का सर्टेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट और एक सर्टेन की बात कर ली जाए जो कि निश्चित है। ठीक है, तो ये सर्टेन कॉन्सेप्ट है जिसे हम संप्रत्यय के बारे में जानते हैं, संप्रत्यय जिसकी हिंदी है मनोविज्ञान में। तो एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस प्रकार के लक्ष्य का उदाहरण है। जैसे कि क्यूरियोसिटी बच्ची में आई और वो चाहती है कि इस जो टॉपिक है इसके बारे में और अच्छे से पढूं और जानूं इसके बारे में। तो ये किस प्रकार का जो ये लक्ष्य है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य यानी कि अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य यानी कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य यानी कि अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल्स। तो देखिए सभी गोल्स 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 सभी लक्ष्य हैं। तो सही है इसमें कि अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स जो होगा वही सही होगा। अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल अगर आपने पढ़ा है तो इसमें ये कहा जाता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें बच्चा महारत हासिल करना चाहता है, वो चाहता है जैसे मैथ आपका कमज़ोर है और इसके बारे में हम और पढ़ना चाहते हैं ताकि हम इसमें और अच्छे हो पाएँ। ठीक है, या कोई साइंस है या कोई हिंदी सब्जेक्ट है, किसी को इंग्लिश नहीं इंटरेस्टिंग लगती है तो वो उसको और पढ़ना चाहता है ताकि वो उसमें अच्छा अचीव कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये बातें तो हो गई, कहाँ गया, अच्छा 30वां क्वेश्चन नीचे था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 2022 में 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। कठोर पाठ्यक्रम नहीं, लचीला पाठ्यक्रम चाहिए, ये तो गलत है, ये किसी की बात। बहु विषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात है वो बहुभाषिकता की बात करते हैं कि बहुत सी विषय बहुत सी भाषाओं को पढ़ना सही है। और समग्र शिक्षा गेस्टाल्टवादी कहते हैं, समग्र संबंधित है, जो समग्र वर्ड है ना वो गेस्टाल्टवाद से लगभग आया हुआ है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड धन्यवाद, थैंक यू।